रहीम। मैं हूं डॉक्टर इरमा, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, एक न्यू टॉपिक के साथ। आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एस्पिरिन का। जी, आप सबको पता है कि ये एनसिड्स में काउंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनसिड्स। एस्पिरिन एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ट्रेडिशनली एट हायर डोजेस, ज़्यादा डोजेस पे ये किस लिए इस्तेमाल होती है? एंटी इन्फ्लामेशन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। बट हम इसको एज सच नहीं इस्तेमाल करते ज़्यादा डोजेस पे, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट हमें ज़्यादा शो होते हैं। तो बेसिकली एट लो डोजेस ये हमारे पास कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स वगैरह को कम करने में हेल्प आउट करती है। स्पेशली जब एमरजेंसी कंडीशन आ जाते हैं, हार्ट पेन वगैरह आपको होती है, देन हम एस्पिरिन जो सी होती है वो सबलिंगुअली प्लेस करते हैं ताकि स्ट्रोक वगैरह से बचा जा सके। अब हम देखेंगे कि एस्पिरिन होता क्या है। बेसिकली एस्पिरिन एक ईस्टर है। अल्कोहल, एसिड और ईस्टर मिलके क्या बनाएंगे? एस्पिरिन। कॉमन नेम इसका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। बिलोंग टू ग्रुप सैलिसलेट। सैलिसलेट ग्रुप से बिलोंग करती है। वाइट क्रिस्टलाइन वीकली एसिडिक सब्सटेंस है। ड्रग का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ड्रग नेम एस्पिरिन है, ट्रेड नेम ब्रूफिन होता है, ब्रूफिन। फंक्शन क्लास इसकी नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक, ओपियोइड्स में नहीं आएगी, ठीक है। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। केमिकल क्लास इसकी सैलिसाइलेट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी। बेसिकली जो सा वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है इरिवर्सिबली कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को इनहिबिट करता है, जिससे आपके पास एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक इफेक्ट, एंटीपायरेटिक इफेक्ट हमें जो सा है वो शो होता है। ये इसका छोटा सा मैकेनिज्म है जो मैंने आपको बता दिया है। अब फर्दर हम देखेंगे डोजेज एंड रूट्स इसके। एस्पिरिन जो सी है हम खाने के साथ लेंगे, हमेशा ये बात याद रखनी है, क्योंकि एस्पिरिन आपकी स्टमक की लाइनिंग को ख़राब करती हैं, कह दें उसको ख़राब करती है। एसिड ज़्यादा होने की वजह से आपको अल्सर वगैरह हो सकते हैं। तो कभी भी आपने जो सा है, और वैसे भी एस्पिरिन एसिडिक होती है, आपने विदाउट फूड नहीं लेनी। डोजेज रेंज इसकी 50 mg टू 6000 mg है, ठीक है। डेली डिपेंडिंग ऑन द यूज़, अब डिपेंड करता है कि आप किस यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यूजुअल डोज इसकी जो सी है मिल टू मॉडरेट, हम पेन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं 350 टू 650 mg हर 4 घंटों के बाद हमने इस्तेमाल करनी है। और 500 mg से हमने हर 6 घंटों के बाद इस्तेमाल करनी है, ठीक होगी बात। रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसके लिए हमने 500 mg डोज़ हर 4 से 6 घंटे के बाद इस्तेमाल करनी है। 650 mg हर 4 घंटे के बाद, 1000 mg हर 4 से 6 घंटे के बाद। और अगर 1950 mg आप यूज़ करें तो वो दिन में 2 दफ़ा यूज़ करनी है। मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा डोज़ आप करते जाएंगे उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी हम कम करते जाएंगे। मतलब डोज ज़्यादा की तो आपने दिन में देना जो सी है दवाई देनी है वो कम कर देंगे हम। मतलब अगर 1950 तो 2 दफ़ा देंगे, अगर 500 mg तो हम 4 से 6 घंटे के बाद हम डोज रिपीट करेंगे रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए। इसके बाद हार्ट अटैक वगैरह प्रिवेंट करने में इस्तेमाल होती है। 75, 81, 162, 3 to 5 mg डेली हमने इस्तेमाल करनी है हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए। बेसिकली ये आपकी ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है, ठीक है, इसलिए ये काफ़ी कारआमद रहती है। 160 to 3 to 5 mg नॉन एंटेरिकोटेड एस्पिरिन आपने च्यूइंग करनी है इमीडिएटली व्हेन एक्सपीरियंसिंग सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक। जैसे आपको फील हो आपने च्यूइंग करनी है 160 to 3 to 5 mg नॉन एंटेरिकोटेड एस्पिरिन। नॉन एंटेरिकोटेड इसमें क्यों कहा? क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन, अगर हम एंटेरिकोटेड करेंगे उसको टाइम लगेगा, पहले वो अब आपके स्टमक के मीडियम को बाईपास करेगी, देन जाके एब्जॉर्ब होगी। तो हमने यहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन में नॉन एंटेरिकोटेड इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा द डोज फॉर प्रिवेंटिंग एन अदर स्ट्रोक वगैरह के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए हम 75 to 100 mg डेली डोज जो सी इसकी इस्तेमाल करेंगे। इंडिकेशन देख लेते हैं हम। इट इज़ यूज टू ईज पेन, स्वेलिंग एंड फीवर। पेन वगैरह को, स्वेलिंग वगैरह को कम करने की इस्तेमाल होती है। मैंने आपको पहले बताया आर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा रूमेटॉइड फीवर के लिए इस्तेमाल होती है।
ठीक है। उसके अलावा ये हार्ट अटैक के चांसेस वगैरह को कम करती है। स्ट्रोक और कुछ लोगों में जब हार्ट अटैक आता है तो टैबलेट दें तो वो थोड़ा डिले हो जाता है काम, क्योंकि प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को कम कर देती है। इट मे बी गिवन टू दी, और भी रीज़न, डिफरेंट रीजंस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो डॉक्टर से के मशवरे के साथ। कंट्रा इंडिकेशन देख लें, विटामिन के साथ नहीं देनी, ठीक है, बिकॉज विटामिन के इटसेल्फ एंटी प्लेटलेट्स उसका इफेक्ट होता है, और अगर आप साथ एस्प्रिन भी दे देंगे तो इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। उसके अलावा गाउट एनीमिया, डिक्रीज ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन, इनके साथ नहीं देनी। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर वगैरह में नहीं देनी एस्प्रिन आप कंट्राइंडिकेटेड। डिक्रीज ब्लड प्लेटलेट, जिनके ऑलरेडी प्लेटलेट्स कम है उनमें नहीं देनी। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा, इसमें आप कंट्राइंडिकेटेड एस्प्रिन। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ पॉलिप्स इन द नोज, स्टमक ऑफ इंटेस्टाइनल अल्सर डैम, इसमें नहीं देनी। जिसको इंटेस्टाइनल या स्टमक अल्सर है उसमें नहीं देनी, ऑलरेडी स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करती है, अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा देती है। इसके अलावा जिनको लिवर प्रॉब्लम्स हैं, ब्लीडिंग हो सकती है उनको स्टमक में, इंटेस्टाइन, उनको नहीं देनी है आपने एस्प्रिन, अवॉइड करनी है। किडनी डिजीज़ जिनको हैं, क्योंकि इसका मेन साइड इफेक्ट है ये किडनी फेलियर करती है, ठीक है, अगर इसकी एक्सेसिव यूज़ होगी, और ये किडनी के फंक्शन को कम करती है, तो ये कंट्रा इंडिकेटेड हैं जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं किडनी के मरज़ से। प्रेगनेंसी वगैरह में नहीं देनी मदर्स को जो प्रेग्नेंट है, बिकॉज ये प्लेसेंटा आपको क्रॉस करती है, और ब्रेस्ट और वो माएँ जौन सी दूध पिलाती हैं बच्चों को, उसमें भी नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं देनी। सेम प्लेसेंटा ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस करती है, इसलिए, क्योंकि फिर डायरेक्ट बच्चे के अंदर जाएगी और उसके लिए हार्मफुल इफेक्ट नज़र आ सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। जिन लोगों को एलर्जी है या फिर एलर्जी होती है या फिर उनको एक्सेसिव यूज़ के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, उसमें रैश हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सरेशन, मैदे का ये अल्सर हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, स्टमक उनका अपसेट हो सकता है, हार्ट बर्न, सीना जल सकता है, ड्रोनीनेंस मतलब कुछ गनूदगी तारी हो सकती है, हेडेक हो सकती है, क्रैम्पिंग, नोजिया, गैस्ट्राइटिस और ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है एक्सेसिव यूज़ से, या इसके स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा हम अब काउंसलिंग की तरफ चलेंगे कि पेशेंट को आपने टीच कैसे करना है। आपने टीच इस तरह करना है कि आपने देखना है पॉसिबल गैस्ट्रिक इरिटेशन इज़ लिमिटेड बाय टेकिंग एस्प्रिन आफ्टर फूड। जो पॉसिबल इरिटेशन है जो आपके स्टमक में अल्सर कॉज कर सकती है वो खाने की वजह से कम हो सकती है। मतलब कि अगर खाली पेट लिया तो फिर तो 100% है कि आपका स्टमक लाइनिंग जोन सी है वो ख़राब होगी, अल्सर होगा, उसमें डैमेज होगी वो, लेकिन आफ्टर फूड ये उसको डिक्रीज़ कर देगी, ठीक है। कीप दिस मेडिकेशन इन द कंटेनर, इस मेडिसिन को हमने कंटेनर के अंदर रखना है, ठीक है। कंटेनर आपका टाइटली क्लोज होना चाहिए और चिल्ड्रन की रीच से दूर रखना है, ठीक है। बच्चों की पहुंच से दूर रखनी दवाई आपने। स्टोर करना है रूम टेम्परेचर पे, एंड अवे एक्सेस ऑफ हीट एंड मॉइस्चर, हीट और मॉइस्चर से दूर रखना है, बाथरूम में नहीं स्टोर करनी, ठीक है, ये मेडिसिन वगैरह। स्टोर एस्प्रिन पोस्ट्रीज, इनको कूल प्लेसेस में रखना है, जैसे रेफ्रिजरेटर्स भी हो सकते हैं। और टेक एनी मिस डोज, अच्छा अगर आपकी कोई डोज मिस हो गई है और अगर आपको पता है देन आप ले लें, लेकिन अगर आपको शक है कि आपने ली हुई है दवाई तो 2 दफ़ा ना टैबलेट लें, क्योंकि इससे हार्मफुल वही अल्सर वाले इफेक्ट्स आ सकते हैं। टैबलेट को ब्रेक नहीं करना, च्विंग नहीं करना है। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट जो सी हैं इनको नहीं करना, और एंड नॉट ओपन एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल्स, और जो एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल्स हैं एस्प्रिन को उनको नहीं खोलना, इनको पानी के साथ लेना है। ऐसा ना आप उसका मटीरियल निकाल के उसको खा रहे हो, इस तरह नहीं करना। अच्छा, ऑलवेज रीड द लेबल को पढ़ना है। ओवर द काउंटर ड्रग्स टू चेक द एस्प्रिन कंटेंट, आपने लेबल को पढ़ना है कि इसका कंटेंट कौन सा है। रिस्ट्रिक्ट अल्कोहल इनटेक, अल्कोहल का इनटेक नहीं करना विद एस्प्रिन्स। रिपोर्ट एनी टेनिटन्स, स्वेटिंग, हाइपर वेंटिलेशन टू दी प्रिस्क्राइबिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ओके, ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था एनसिड एस्प्रिन के बारे में, जो कि एक एनसिड है। होप सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अब एम फार्मा से मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।